वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि 100 से अधिक की संख्या में होंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, चाहे आपका अब अगर आपको बता दूं आप बीएससी में हैं और माइनर सब्जेक्ट में हिंदी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। कुछ विश्वविद्यालयों ने अब की बार क्या किया है कि जो माइनर पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो माइनर वालों के लिए ये भी है और मेजर वालों के लिए भी है। ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य में आपको सेकंड सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में भैया? कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। कार्यालयी मतलब होता है जो कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी होती है। ऐसी हिंदी या ऐसी हिंदी भाषा का प्रयोग जो कि ऑफिस वगैरह में पत्र वगैरह की भाषा जो होती है उसी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। कंप्यूटर तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी से बनने वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैं सोच रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का आपको दे दिया जाए, ताकि उसके बाद में फिर मैं लिखित मॉडल पेपर पर आऊँगा और बीच-बीच में ऑब्जेक्टिव आपके मॉडल पेपर होते रहेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आपकी परीक्षा लिखित हो तो भी आप इसको देख लीजिएगा, चूँकि इसमें तमाम प्रकार की जो फैक्चुअल जानकारी होती है, जो आपकी तथ्यात्मक जानकारी है, वो आपको मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजभाषा का सही अर्थ क्या है? राजभाषा, राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। मतलब कि सरकारी कार्यालयों में, यानी कि ऐसे कार्यालय जो सरकार के हैं और सरकारी कार्यालयों में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है पत्राचार में, उसी को राजभाषा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को एक प्रकार से हिंदी में राजभाषा मतलब राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वो ऑफिस में प्रयोग की जाती है। कैसे ऑफिस में? गवर्नमेंट ऑफिस के एक प्रकार से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, चूँकि भारत एक छोटा-सा दो देश है नहीं, बहुत बड़ा देश है, तो भारत में कई सारे ऑफिस हैं। भारत सरकार जो होती है उसके कई ऑफिस हैं अलग-अलग एरिया में। तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कम्युनिकेट करने के लिए या एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए ज़रूरी होता है कि किसी एक प्रकार से पत्र वगैरह को भेज करके अपनी समस्याओं को बताया जाता है, या फिर आदेश वगैरह, कार्यालय ज्ञापन वगैरह, परिपत्र वगैरह, अनुस्मारक, ऐसे तमाम प्रकार के पत्र वगैरह जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो वो किस भाषा में लिखे जाते हैं? जैसे आप देखते हैं, जो आप बैंक में कोई आपको एप्लीकेशन देना हुआ, स्कूल में आपको एप्लीकेशन देना होता है, तो उसकी भाषा जो होती है थोड़ा-सा अलग तरीके से आप लिखते हैं। जैसे अगर आम बोलचाल की भाषा में आप वैसे जाएँगे टीचर से कहेंगे, सर जी जो है हमको छुट्टी दे दीजिए, हमारा पेट पिरा रहा, मतलब पेट दर्द कर रहा है। तो क्या करेंगे? पेट पिराना मतलब ये अवधि में पेट दर्द नहीं होता है, अवधि में पेट पिराता है। मतलब कि कहते हैं, अब इस पहले हम सब जाई स्कूले में तो कही गुरुजी हमें छुट्टी दे दो, हमारा पेट पिरात है। तो अगर बुखारे बु कहा कहा जाए कि बुखार है गुरुजी छुट्टी दे दो, तो बुखार के तुरंते जैसे रखिन हाँ, तो चेक कइलिन तुरंते कि हाँ बुखार है कि नहीं, तुरंत पता चल जात रहा। लेकिन पेट पिरात है तो एके कोनो पता ही नहीं है भई कि पेट कहाँ से पिरात है, तो वो हम ही जानते, जिसको दर्द हो रहा होगा वही जानेगा। तो छुट्टी माँगने का ये तरीका तो ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब यही चीज़ आप लिखित रूप में आप प्रिंसिपल के समक्ष जाएँगे, तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो है हमारे पेट में अचानक से दर्द जो है उठने लगा, और ऐसी स्थिति में मैं स्कूल में रहने के योग्य नहीं हूँ, या स्कूल में रहने में असमर्थ हूँ, और ऐसी स्थिति में मुझे कृपया करके घर जाने के लिए कुछ मोहलत दें या छुट्टी दें, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये भाषा एक प्रकार से थोड़ा अलग तरीके की होगी, ठीक है? तो सरकारी कार्यालयों में कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग होता है, तो राजभाषा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो 344 अनुच्छेद का जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन की बात कही थी कब? 7 जून 1955 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, ये बात ध्यान रखेंगे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप बीजी खेर के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी को क्या है? देवनागरी एक लिपि है। लिपि माने लिखने, यानी ध्वनियों को
लिपिबद्ध करना या ध्वनियों को लिखना वही लिपि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम, ठीक है, राम, ये राम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं RAM, ये भी राम है, लेकिन ये राम कैसा लिखा हुआ है, ये राम मेरे भाई ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है, रोमन लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये राम रोमन लिपि में है, ये देवनागरी लिपि में है। तो आप दोनों में अंतर देखिए, क्योंकि लिखने की जो शैली है ये बदल गई, यानी लिखने की शैली को ही हम, ध्वनियों को लिखने की शैली को लिपि कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, गुजरात के एक राजा थे जयभट्ट, उन्हीं राजा के शिलालेख में हमको देवनागरी लिपि में लिखे हैं कुछ लेख मिलते हैं जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है और वैज्ञानिक है। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक लिपि अगर कोई है तो वो है देवनागरी अपनी, जिसमें हिंदी लिखी जाती है। जो आपके समक्ष ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, ठीक है। देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि से बनी है और हिंदी की लिपि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति जो थे वो कौन थे, तो उनका नाम था राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास जो थे ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 16 जुलाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक की अगर बात की जाए तो संस्थापक में नाम मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन दोनों का आता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर अध्यक्ष पूछता, हिंदी साहित्य सम्मेलन या अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। लेकिन संस्थापक पूछा तो कहीं ना कहीं पे आपको पुस्तकों में या अलग जगहों पर पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक में दोनों का नाम आता है, तो पहले अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो मदन मोहन मालवीय जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर बात की जाए तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री थे पहले, ठीक है। कौन थे ये, महामंत्री। वैसे अध्यक्ष से बड़े होते हैं, मतलब अध्यक्ष बड़े होते हैं, महामंत्री उनसे छोटे होते हैं, लेकिन भूमिका निभाई पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो है बी ऑप्शन लगा देंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, वाणिज्यिक मतलब होता है कॉमर्शियल, मतलब वाणिज्य मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से, अगर आप व्यापार या आप कॉमर्स के में या और भी कई चीज़ों में, बैंकों वगैरह में आप जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं पत्राचार वगैरह के माध्यम से, व्यापार में, योग संगीत में, चिकित्सा में, रसायन शास्त्र में, इन सभी क्षेत्रों में जिस हिंदी का व्यवहार या ऐसी हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्यालयी हिंदी, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी या परिभाषिक हिंदी। तो उसको क्या बोलेंगे भैया, आप सभी को पता होगा, कार्यालयी हिंदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्यालयी हिंदी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में हमेशा आता रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि कार्यालयी मतलब यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें, यदि कार्यालयी हिंदी प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालयी हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन किस विद्वान का है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, चतुर्भुज सहाय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या श्री ठाकुर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस कथन को कहा था चतुर्भुज सहाय जी ने। चतुर्भुज सहाय जी ने कहा कि यदि कार्यालयी हिंदी की प्रवृत्ति की हम जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालयी हिंदी का एक विशिष्ट रूप जो है वो अब विकसित हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप कौन सा है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, और भी कई मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं कई मॉडल पेपर आपको दूंगा और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज को समझाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रशासनिक शब्द सर्कुलर। सर्कुलर शब्द आप लोगों का एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज में आपको सर्कुलर आपको मिलता होगा,
सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र होता है सर्कुलर का मतलब। बी ऑप्शन में दिया परिपत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार आया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? वित्त को अंग्रेजी में फाइनेंस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? संप्रतीकक जो है ये ग्राफिक्स को हिंदी में ग्राफिक्स को संप्रतीकक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द क्या है? न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोषण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में भी अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तीन ये शब्द शक्तियां होती हैं। अभिधा शब्द शक्ति जो होती है, शब्द शक्ति जो होती है, जैसे हम जो सीधी बातें इस समय आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अभिधा में आपको पढ़ा रहे हैं। लक्षणा और व्यंजना जो होती बढ़ा चढ़ा करके बातों को बताना, या एक प्रकार से ऐसी बात करना जिससे 2 3 4 अर्थ निकले, कोई दूसरा अर्थ उसका समझे, कोई दूसरा अर्थ समझे, इस तरीके से लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करे, तो वो सब आपकी लक्षणा और व्यंजना में आती है। तो परिभाषिक शब्द अभिधा अर्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि जो सीधे सीधे होते हैं, जो लिखा है उसका अर्थ भी वही है, इसका मतलब होता है अभिधा अर्थ। तो अभिधा अर्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्य अर्थ में नहीं। लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, व्यंग्यार्थ मतलब व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा या व्यंजना में नहीं। ये कथन बहुत ही फेमस है, परिभाषिक शब्द की परिभाषा को देते हुए ये बात जो कही थी, ये डॉक्टर सूरजभान सिंह जी ने कही थी। किसने कही थी? डॉक्टर सूरजभान सिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जो शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों शब्दों में प्रयुक्त होते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो सामान्य और परिभाषिक दोनों शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को अर्ध परिभाषिक शब्द हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है? देखिए, परिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए, अस्पष्टता होती है परिभाषिक शब्दावलियों की एक विशेषता, उर्वरता भी एक विशेषता होती है, अन्यता भी इसकी एक विशेषता होती है, बहुअर्थकता इसकी विशेषता नहीं होती है। एक परिभाषिक शब्द जो होती है, जो उसका अर्थ होता है वो एक ही होता है, अनेक नहीं होता है, यानी बहुअर्थकता परिभाषिक शब्दावली की एक विशेषता में नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? पद त्याग, अधिसूचना, कार्यान्वयन, उन्मूलन, बताएं। तो मतलब कि एब्डिकेशन जो शब्द है अंग्रेजी का, इसके लिए हिंदी में पद त्याग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एजेंसी का हिंदी रूपांतर कौन सा है? एजेंसी को हिंदी में अभिकरण कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो मॉडल पेपर में इसीलिए लगातार मॉडल पेपर में पहले से फोकस इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मॉडल पेपर जब आप देखे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा पेपर को हल करने में। ठीक है, बाकी और चीज़ें तो आप समझ ही जाएंगे धीरे धीरे पढ़ते वक्त, लेकिन और भी चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा। अभी जो है व्यवस्थित तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ, तो चिंता न करें। अगला प्रश्न है, जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोग के लिए या सहयोग अर्थ लिखा जाता है, एक सचिवालय से दूसरे सचिवालय या सचिवालय में कई विभाग होते हैं, तो एक विभाग से दूसरे विभाग को सहयोग के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उस पत्र को क्या कहते हैं? अशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या व्यवहारिक पत्र? तो उस पत्र को अशासकीय पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह सरकारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार का संकल्प व्यक्ति होता है, सरकार का संकल्प व्यक्ति होता है, वह कौन सा पत्र कहलाता है? वह संकल्प पत्र कहलाता है। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब जनहित में कोई समाचार या संवाद प्रसारित करना आवश्यक हो उठता है तो उसको किस माध्यम से प्रसारित किया जाता है? उसको प्रसारित किया था अधिसूचना के माध्यम से। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जिस पत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों
यानी कि कर्मचारियों, कर्मचारी वो होते हैं जो अधिकारियों के नीचे काम करते हैं। कर्मचारी अधिकारियों की आज्ञा को मानते हैं। तो अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई वांछित सूचना दी जाती है जिस पत्र के माध्यम से, उस पत्र को क्या कहते हैं? उस पत्र को कार्यालय आदेश बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया है पिछली बार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप किसी नौकरी हेतु पत्र लिख रहे हैं तो आपको किस नाम से पुकारा जाता है? आप किसी नौकरी हेतु पत्र लिख रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, तो आपको उस पत्र को किस नाम से पुकारेंगे? उस पत्र को आप पुकारेंगे भैया आवेदन पत्र के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पिछली बार प्रश्न आया, आपकी बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, आज के समय में पत्राचार का सुगम माध्यम क्या है? आज के माध्यम से पत्राचार का सुगम माध्यम क्या है इनमें से? तो कोरियर के माध्यम से पत्राचार सहज हो चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आज पत्राचार का सबसे अधिक प्रभावित कौन कर रहा है? तो आज पत्राचार को सबसे अधिक जो प्रभावित कर रहा है, ये एक प्रकार से कोरियर सर्विस कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरियर सर्विस के अलावा भी अगर बात करें तो इंटरनेट इस समय बहुत प्रभावित कर रहा है। ईमेल के माध्यम से पत्राचार आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। समाचार संप्रेषण का द्रुतगामी प्राचीन साधन है। द्रुतगामी प्राचीन साधन की अगर बात करें तो फोन जो है आपका ये होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। फटाफट से आप बताएंगे प्रतिवेदन, प्रतिवेदन जो होता है उसका प्रकार नहीं है। बताएं फटाफट से। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन, ये तीनों प्रतिवेदन के प्रकार होते हैं। जबकि प्रतिवेदन का कोई नकारात्मक प्रतिवेदन नहीं होता है इसका प्रकार। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक प्रतिवेदन कोई प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेपण का मतलब कि कोई बड़ी विषय वस्तु दी होती है, उसी को छोटी विषय वस्तु में लिख देना। यानी उस जो बड़ी विषय वस्तु खूब बढ़ा चढ़ा करके, चूंकि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जैसे मोदी जी को अभी पूरे दिन की न्यूज पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? वो पूरी न्यूज पढ़ेंगे मोदी जी? नहीं पढ़ेंगे। उनके जो आजू बाजू तमाम लोग घूमते रहते हैं वो न्यूज पढ़ेंगे कोई? उनके सलाहकार लोग, तमाम लोग जो अपने अपने एरिया की न्यूज को पढ़ेंगे। उसको शार्ट फॉर्म में क्या करेंगे, उसको पूरे दिन की जो न्यूज़ होगी उसको 2-3-4 लाइन में या 10 लाइन में, 15 लाइन में उसको लिख करके मोदी जी के पास भेज देंगे कि इनमें से ये चीज़ें अच्छी थी और ये पूरा हुआ। तो यानी कि वो संक्षेपण करते हैं, यानी कि किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करके लिखना, लेकिन उसकी जो मूलभूत बातें हैं वो आ जाएँ संक्षेपण में। जो बातें उसमें उतनी लंबी-चौड़ी कही गई हैं, वो बातें भी छोटी तरीके से समझ में आ जाएँ, तो वो संक्षेपण होता है। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है वाचन, आकार निर्धारण या सुसंबद्धता, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति यानी कि मेथड होते हैं। अगला प्रश्न, शासन आदेश भेजा जाता है। शासन आदेश जो है सरकार के द्वारा, जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं सरकार के, उनको शासन का आदेश भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रारूपण की विशेषता नहीं है। प्रारूपण का मतलब क्या होता है? प्रारूप तैयार करना, एक सांचा, एक खाका तैयार करना, पहले से प्रारूप बना लेना कि हमको ऐसे ऐसे ये काम करना है। मान लेते हैं कि आपको आम बनाना है। अब आम कैसे बनाना, पहले पहले आप डाट डाट करके पहले पेंसिल से करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जब ये एकदम से ठिकवा लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आम की साइज आप इस पर चढ़ाते हैं पूरा कलर। जैसे एक बच्चा जो होता है पहले सीखता कैसे, डाट डाट करके सीखता है, फिर उसके बाद में पूरा बनाता है। जैसे एक ईंट बनाने वाली जो मशीन होती है, पहले जो ईंट बनाने वाले जो वो होते हैं, मजदूर होते हैं, वो पहले एक सांचा होता है, उसी सांचे में मिट्टी उसमें भर देते हैं और सांचे में कच्चा ईंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद में वो पकाते हैं। तो प्रारूपण जो होता है, पत्र लिखने से पहले पत्र को कैसे लिखा जाए, क्या क्या लिखा जाए, वो तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। प्रारूपण की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? प्रारूपण की विशेषता में सबसे पहली बात जानिए, तथ्यपरकता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए और पूर्णता जरूर होनी चाहिए। यानी ये तीनों प्रारूपण की विशेषताओं में 100% शामिल हैं। जबकि विस्तृतता नहीं होनी चाहिए। प्रारूपण की बात करें चाहे पत्र की बात करें, जब किसी पत्र को आप बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, विस्तृतता उसमें आ जाएगी, तो उस पत्र को पढ़ने में लोग एक प्रकार से घबराएंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए किसी भी पत्र को या किसी भी चीज़ को आपको लिखना हो, भेजना हो, किसी संदेश को, तो आप बहुत कम समय में उस संदेश को प्रसारित करें। इससे लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ये रुचि पैदा होगी। तो ये विशेषता नहीं है विस्तृतता। जबकि पूर्णता, निश्चितता और तथ्यपरकता, ये किसी भी प्रारूपण पत्र या इन सभी की विशेषता होती है। प्रारूपण पत्र का
अंतिम मसौदा होता है, संशोधन रूप होता है या प्रारंभिक रूप होता है, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया कि किसी भी पत्र को लिखने से पहले एक प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। यानी प्रारूपण पत्र का क्या होता है, संशोधन रूप होता है या प्रारंभिक रूप होता है। तो ये पत्र का प्रारंभिक रूप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रारंभिक रूप एक प्रकार से होता है, यानी कि इसमें एक प्रकार से ये पहले तैयार कर लिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो प्रारूपण क्या है, ये एक प्रकार संशोधन, ये मतलब ये क्या है, ये प्रारंभिक रूप होता है, यानी सांचा एक तरीके का, ठीक है। प्रारूपण, प्रारूप तैयार करना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, टिप्पण की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर है अधिकारी, सचिव, मंत्री या सहायक। तो टिप्पण लिखने की प्रक्रिया होती है, और टिप्पणी, जब टिप्पण लिखने की प्रक्रिया के द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी और टिप्पण, टिप्पणी एक मसौदा है, कागज का एक जो है वो होता है, और टिप्पण जो होता है उस कागज को लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब टिप्पण की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर जो आते हैं वो सहायक आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। टिप्पणी में विस्तृतता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, विस्तृतता नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिकता भी नहीं होनी चाहिए, भावुकता भी नहीं होनी चाहिए, स्वतः पूर्णता होनी चाहिए। चाहे टिप्पणी की बात करें, प्रारूपण की बात करें, संक्षेपण की बात करें, ठीक है, या आप जो है उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, विस्तारण की बात करें। विस्तारण मतलब क्या होता है, विस्तारण को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन मतलब क्या होता है, पल्लवन जो होता है वो किसी चीज को, कोई छोटी पॉइंट लिखा है, 10 लाइन की चीज है, उसको आप जो है 50 लाइन में, या 10 लाइन की चीज़ों को 100 लाइन में, 50 लाइन में आप लिखते हैं, तो वही क्या होता है, वही आपका पल्लवन होता है। यानी किसी छोटी सामग्री को आप बड़ा चढ़ा करके लिखें, ठीक है, वो आपकी पल्लवन कही जाती है। संक्षेपण किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटे में लिख दें, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। संक्षेपण का क्या अर्थ होता है, अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अनिवार्य तथ्यों का चयन करना संक्षेपण का मतलब। पॉइंट टू पॉइंट बातों को एक प्रकार से निकाल लेना, वो संक्षेपण का मतलब होता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन गलत, दृष्टांत का प्रयोग गलत, अस्पष्ट अभिव्यक्ति गलत, ठीक है। संक्षेपण का अनिवार्य तत्व है, संक्षेपण का अनिवार्य तत्व इनमें से क्या होता है, क्रमबद्धता भी जरूरी होती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ठीक है। प्रश्न है, हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था, बताइएगा। हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था भैया, तो हिंदी विकिपीडिया का आरंभ जो हुआ था ये 11 जुलाई 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पीसी डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन कब किया गया था, तो ये 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन किया गया था 1996 में। कहीं कहीं पर आपको 2010 भी मिलता है, लेकिन 1996 कर लीजिएगा, 1996 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हार्डवेयर शब्द का प्रयोग कंप्यूटर को भौतिक पुर्जों, देखिए कंप्यूटर का जो भौतिक पुर्जे होते हैं उसी को हार्डवेयर कहा जाता है। और एक प्रकार से सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो आपका, जैसे हार्डवेयर आपका शरीर है, आपकी आत्मा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जब सॉफ्टवेयर आपके शरीर में नहीं रहेगा, यानी आत्मा नहीं रहेगी, तो एक प्रकार से आपका शरीर बेमतलब का है। ऐसे जब भी कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सॉफ्टवेयर ही अच्छा नहीं है, तो आपका कंप्यूटर हैंग करेगा, अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पीसी आप लोग कहते होंगे पीसी है मेरा, पीसी है, तो पर्सनल कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। पी मतलब पर्सनल, सी माने कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं भाई, बताएं। तो उसको डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं, डिफरेंस इंजन इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को खोजा था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है संगणक, गणना करने वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक पुर्जों का क्या प्रयोग हुआ था। देखिए कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, बिल्कुल सूचना में परिवर्तित करना होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न और ये वैक्यूम ट्यूब वाला प्रश्न ये लगातार परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको
एनेक्सर कहते हैं, आर्टिकल या अटैचमेंट या एड ऑन। तो उसको क्या बोलते हैं? ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्रेव ब्राउजर। जो वेब ब्राउजर होता है, ब्रेव ब्राउजर, ये क्या करता है? ये वेब पेज को खोलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नोटबुक प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? इनमें से जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि लैन जिसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक प्रकार से बहुत कम क्षेत्र को एक प्रकार से कवर करता है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दृश्य संचार नहीं है। दृश्य यानी दिखाने वाला, देखिए रेडियो आपका दृश्य संचार में नहीं आता है, रेडियो आपका श्रव्य संचार है। जबकि टेलीविजन यानी टीवी, इंटरनेट और वीडियो ये आपके श्रव्य और दृश्य दोनों में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृश्य संचार रेडियो नहीं है, बाकी दृश्य संचार ये तीनों है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संचार नहीं? शब्द संचार मतलब जो लिखे शब्द आए। अब देखिए, पुस्तक आपका शब्द संचार है, समाचार पत्र में भी शब्द लिखे होते हैं, पत्रिकाओं में भी शब्द लिखे होते हैं, ये सब शब्द संचार हैं। रेडियो आपका श्रव्य संचार है, सॉरी सुनने वाला श्रव्य, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दृश्य संचार के माध्यम टेलीफोन, फिल्म, फिल्म, टेलीग्राम या टेप रिकॉर्डर, आप बताएं। दृश्य के संचार माध्यम, दृश्य संचार माध्यम इनमें से कौन सा है? फिल्म जो है ये दृश्य संचार माध्यम है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से भेजा संदेश क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से भेजा गया संदेश ही ईमेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। ब्राउजर से वेब पेज खोलने के लिए किस चीज़ का होना आवश्यक होता है? ब्राउजर से वेब पेज खोलने के लिए आपको जरूरी है यूआरएल का होना, यूआरएल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट से कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होने के तरीकों की अगर बात की जाए तो सर्च इंजन के द्वारा आप कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे गूगल, याहू, ये सब एक सर्च इंजन है। अब गूगल क्या है? गूगल क्या है? वेबसाइट नहीं है, वेब पेज भी नहीं है, ये एक सर्च इंजन है गूगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर्फिंग से क्या तात्पर्य है? सर्फिंग क्या होता है? सर्फिंग जो है वेबसाइट को खोलता है। ऑप्शन नंबर खोलना, वेबसाइट को खोलना ही सर्फिंग कहलाता है, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए, प्रश्न है, ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण होता है, बताएं। ज्ञान दर्शन प्रथम बार कब शुरुआत हुई थी ज्ञान दर्शन की? इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2000 को हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ज्ञान दर्शन इस शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण जो होता है लगभग 24 या 23 घंटे तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 23 घंटे। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा सितंबर 2004 स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? देखिए, जी सैट और एडुसेट दोनों को किया गया था। ऑप्शन नंबर सा लगा देंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ज्ञानवाड़ी है ये, ज्ञानवाड़ी क्या है? ज्ञानवाड़ी जो है 2001 में स्थापित किया गया है। 7 नवंबर 2001 में इलाहाबाद में ज्ञानवाड़ी की स्थापना की गई। ज्ञानवाड़ी जो है एक एफएम रेडियो चैनल है। ठीक है, जो 60 किलोमीटर के दायरे में एक प्रकार से अपना प्रसारण करता है। अगला प्रश्न, ज्ञानवाणी केंद्र की प्रसारण सीमा कितनी है? ज्ञानवाणी प्रसारण मतलब जो ज्ञानवाणी केंद्र है उसकी प्रसारण सीमा जो है वो 60 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भैया कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ जो हुआ है ये 15 सितंबर 1959 को हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है, आपकी बार भी आएगा। दूरदर्शन का प्रारंभ कब से हुआ? 15 सितंबर 1959 से हुआ। और आपको बता दूं, दिल्ली के दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में खोला गया पहली बार। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न, इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है, इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है किसमें? अनुदेशिक तकनीकी में इंटरनेट को संकलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार का माध्यम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार का माध्यम आजकल कौन सा है? टीवी यानी कि टेलीविजन। ठीक है, कोई भी चीज का प्रचार वगैरह आप देखते हैं टीवी पर आता है। अगला प्रश्न, CIET वर्तमान में किसके अधीन है?
CIET वर्तमान में किसके अधीन है भाई? ये NCERT के अधीन आता है, ठीक है, CIET। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, CD रोम से कार्य करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, बताएं। CD रोम से यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रोम, रोम मतलब क्या था, ROM, रोम कहते हैं इसको, और एक होता है RAM, रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, C माने कॉम्पैक्ट, D माने डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, CD रोम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो CD रोम से कार्य करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, देखिए CD रोम प्लेयर की आवश्यकता होती है, पर्सनल कंप्यूटर की, और सर्च सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। इन सभी की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है, दूरदर्शन शिक्षा का अप्रत्यक्ष माध्यम है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एडुसेट्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एडुसेट का प्रमुख उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम विकसित करना। ये तीनों उद्देश्य एजुसेट के हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, ज्ञानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण का दायित्व किसे दिया गया है। ज्ञानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण का जो दायित्व दिया गया है वो इग्नू को दिया गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है। ज्ञानवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण जो है ये 16 घंटे किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ज्ञानवाणी का प्रसारण कौन सी भाषा में होता है, अच्छा कौन सी भाषा में नहीं होता है, हिंदी भाषा में होता है और अंग्रेजी में होता है। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्रीय भाषा वहाँ की जो बोली जाती है उसमें भी होता है। क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी, इन 3 भाषाओं में ज्ञानवाणी का प्रसारण कार्यक्रम होता है, जबकि उर्दू में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका नहीं होता पूछा गया, उर्दू में नहीं होता, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। इग्नू के द्वारा प्रश्न पूछा गया बड़ा अच्छा, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन इनमें से कौन सा है। उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान दर्शन क्या है, उपग्रह यानी सैटेलाइट पर आधारित है, शैक्षिक टीवी चैनल है ये। अगला प्रश्न, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का स्तर नहीं है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के स्तर में क्या शामिल नहीं है, देखिए शिक्षण टेक्नोलॉजी शामिल है, अनुदेशनात्मक टेक्नोलॉजी और व्यवहार टेक्नोलॉजी, ये सब शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार हैं। जबकि सूचना और संचार टेक्नोलॉजी ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा के लिए इंटरनेट का प्रयोग कब से किया जा रहा है। तो शिक्षा के लिए इंटरनेट का प्रयोग जो है 1985 से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, CIET की स्थापना कब हुई है। 1984 में हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटर का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड, और नेट को बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है। इसी का इंटर कनेक्टेड नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट बोलते हैं। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी प्रेजेंटेशन की, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपके ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ओके। अच्छा, ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप से प्रथम प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये 7 जुलाई 2003 से प्रारंभ हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, एजुसेट किस संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इसरो अहमदाबाद में स्थित है, उसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यूनिकोड क्या है, एक टेक्नोलॉजी होती है यूनिकोड, ओके। भारतीय नेशनल सैटेलाइट का प्रक्षेपण कब हुआ था, 30 अगस्त 1983 को, ये भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहते हैं। किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को हैंड आउट कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैंड आउट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो पेज अप, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी स्पीड स्लाइड ट्रांजेक्शन में उपलब्ध नहीं है, बताएं। वेरी स्लो उपलब्ध नहीं, बाकी फास्ट, मीडियम मोड, CTR प्लस, बैक, ये सब उपलब्ध है। अगला प्रश्न, स्पेलिंग चेक करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, कौन सी फंक्शन की का स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो F7 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाइनों के मध्य स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए कमांड किस मेन्यू में होता है, तो लाइनों के मध्य स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए कमांड जो होता है वो फॉर्मेट मेन्यू में होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पावर पॉइंट इनमें से क्या है, पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन पैकेज होता है पावर पॉइंट जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं, हैंड आउट, फुटप्रिंट, इमेज या गुटलेट, बताएं। तो हैंड आउट, ठीक है। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं, हैंड आउट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कौन सा जो है कुंजी दबाते हैं, स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए जो है आप ESC कुंजी और कंट्रोल प्लस ब्रेक ये सभी दबाते हैं, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, इंटरनेट की जननी किसे कहते हैं, इंटरनेट की जननी किसे कहा जाता है, आरपा नेट को इंटरनेट की जननी कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरपा नेट इज राइट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया, जो कि हिंदी BA सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको बता दूं, हिंदी सेकंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना था, तो यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।